हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा और आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेके आता रहता हूं। और आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जो लोग इम्प्लांट प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि ये स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस कैसे देते हैं। तो मैंने अपने जो स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस है वो पोस्टीरियर केस के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन मैं एक अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लकीली उसके बाद मेरे पास जो केस आया वो एक एंटीरियर केस था जिसमें मैं स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस दे सकता था। लेकिन एंटीरियर केस में स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस मैं देना प्रेफर इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जो होल्स हैं वो लेबली विजिबल हो सकते हैं। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि जो होल्स हैं वो लेबली विजिबल है। आपने वो होल्स को विजिबल नहीं करना है एंड दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू दैट। तो लेकिन मैंने फिर भी इसलिए ये केस को चूज कर लिया क्योंकि उसकी हाई स्माइल लाइन नहीं थी, यानी वो मैक्सिमम अगर लाफ करेगा भी तो वो स्क्रू के जो होल्स है वो नहीं दिखने वाले हैं। तो इसलिए मेरे को वो सेव हो गया। अदरवाइज इट वुडंट हैव बी अ गुड केस। मैं उसको सीमेंटेड रिटेन प्रोस्थेसिस देता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मेरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको एक समझाना है कि कैसे आप स्क्रू रिटेन प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आपके सामने लेके आया हूँ और इसके अंदर आशा करता हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको बता सकूँ। एंड चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ना ना भूलिए, क्योंकि आपकी ये कमेंट्स ही हैं विच कीप मी गोइंग। आपकी कमेंट्स कम आती हैं तो फिर 2-2 महीने में गायब हो जाता हूँ, कोई न्यू वीडियो नहीं लेके आ पाता। तो इसलिए आप याद रखना, आपने जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी, बुरी लगी, एवरेज लगी, आपको कमेंट जरूर छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले ये जिंजाइवल कॉलर के ऊपर हमारा ये जिंजाइवा ओवर ग्रोथ हो चुका है। इसको हम राउंड पर से मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा दिया है। अब मैं हीलिंग अबटमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 mm का ये हमारा जिंजाइवल कॉलर बन चुका है इम्प्लांट के अराउंड। अब ये इम्प्रेशन कोपिंग है और ये हेक्स्ड इम्प्रेशन कोपिंग है। आपने हेक्स से ही इम्प्रेशन लेना है एंड इसको कनेक्ट कर देना है। एक बार जब आप इसको अच्छे से स्क्रू से टाइट कर देंगे तो ऐसे ही आपने सेकंड इम्प्रेशन कोपिंग लेनी है, हेक्स्ड लेनी है। और ये आपने ध्यान रखना है कि ये रिवॉल्व ना हो। और आप अच्छा होगा एक्सरे भी ले लें ये चेक करने के लिए कि आपकी इम्प्रेशन कोपिंग ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। ये ट्रे में होल कर लिया है हमने ताकि हम इम्प्रेशन ले सके। ये लाइट बॉडी हमने उसके अराउंड लगा दी है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो के इम्प्लांट्स प्रोस्थेटिक के ऊपर कर चुका हूँ। वो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि थोड़ा ज़्यादा सेंस बने इस वीडियो के लिए आपको। मैंने इसको होल्स को एक्सपोज कर दिया है ताकि मैं अपनी ये स्क्रू निकाल सकूं इम्प्रेशन कोपिंग्स के लिए, क्योंकि ये स्क्रूज बाहर आए हैं तो ये हमारी ओपन ट्री इम्प्रेशन कोपिंग्स है। अब मैंने इसको रिमूव कर लेता हूँ और हीलिंग अबटमेंट्स को दोबारा वापस माउथ में लगा देता हूँ। एंड नाउ वी कैन सेंड आवर पेशेंट बैक और वेट करा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। एनालॉग को कनेक्ट कर दिया है मैंने और एक एनालॉग को मैं पकड़ के क्या करूँगा, उसको रिवॉल्व कर दूँगा, घुमा दूंगा ताकि मेरा इंप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाए। ये मैंने घुमा दिया ताकि मैंने इंप्रेशन डिस्टॉर्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया था तो मैं ये पिक्चर की मदद से आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने इंप्रेशन कोपिंग कास्ट को पूर करने के लिए दोबारा लगा दिया और फ्लॉस से टाई कर दिया। फ्लॉस से टाई करने के बाद मैंने पैटर्न रेजिन से इन इंप्रेशन कोपिंग्स को कनेक्ट कर दूंगा और ये जब मैं माउथ में डालूंगा तो ये पता लग जाएगा मेरा इंप्रेशन ठीक है या नहीं। वो ठीक नहीं होगा तो मैं इसको कट करूंगा और फिर माउथ के अंदर दोबारा से उनको जोड़ दूंगा। ये हमारी कास्ट पोर होने के बाद इंप्रेशन कोपिंग है जिनके को मैंने पैटर्न रेजिन से कनेक्ट कर लिया है सेम तरीके से। अब हम इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि मैंने इंप्रेशन डिस्टॉर्ट कर दिया था, दे शुड नॉट सीट इनसाइड। और ये इस वजह से किया है ताकि मैं ये बता सकूं अगर आपका प्राइमरी इंप्रेशन खराब है तो आपने क्या करना है। तो मैंने अपनी हीलिंग अपार्टमेंट्स को हम निकाल लेते हैं। अब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये इट्स नॉट सीटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा इंप्रेशन गलत था। मैंने विलिंगली उसे गलत कर दिया था, आप अनविलिंगली आप उसको गलत हो सकता है। और मैंने ये दोनों इंप्रेशन कोपिंग अब डिस्कनेक्ट कर दी है। नाउ आई विल प्लेस दीज इंप्रेशन कोपिंग्स अगेन इन माउथ और उसको उसी तरीके से मैं स्क्रू इन कर दूंगा। अब ये मेरी एक प्लेस हो चुके हैं, देख सकते हैं पैटर्न रीजन किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। एंड अब मैं सेकंड इंप्रेशन कोपिंग को सीट करूंगा। नाउ ये हेक्स के अंदर अच्छे से फंस गई है एंड नाउ आई विल स्क्रू।
अब इन दोनों को हमने पैटर्न रेजिन से कनेक्ट करना है। ये मेरा पैटर्न रेजिन है, ये इसको आप एक्रेलिक मत समझिएगा, ये पैटर्न रेजिन ही है एंड आपने एक्रेलिक का यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह आप फ्लोएबल कंपोजिट यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। जब एक बार कनेक्ट हो जाएगा तो मैं दोबारा से इसका इम्प्रेशन ले लूँगा। ये मेरी इम्प्रेशन ले लिया है एंड अगेन उसके जो हीलिंग्स जो स्क्रूज हैं इम्प्रेशन कोपिंग्स को एक्सपोज करना है, उसको अनवाइंड करना है एंड आई विल रिमूव द इम्प्रेशन आफ्टर सेटिंग। नाउ इससे हुआ क्या है कि नाउ अब वो जो इम्प्रेशन कोपिंग्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, उसमें कोई माइक्रो मूवमेंट्स नहीं होंगी, दे विल बी वेरी फर्म। अगर आपने कभी सिंगल इम्प्रेशन कोपिंग को देखो तो उसके अंदर हल्की फुल्की माइक्रो मूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन अब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। दे शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर इन माउथ। तो अब मैं उसके अंदर गम फॉर्मर की जगह मैंने लाइट बॉडी डाल दी है एंड अब मैं इसको कास्ट पोर होके आ गई है एंड मैं अब इसको स्क्रू को खोल रहा हूँ ताकि मैं एक इम्प्रेशन को कास्ट से निकाल सकूँ। रबर बेस में से कई बार कास्ट को निकालना काफ़ी टफ होता है और वो कास्ट तोड़ देता है हमारी, तो ध्यान से निकालना है आप। तो अब मैंने कास्टेबल, अब मैंने स्क्रू अबटमेंट लगाना है तो मैं यहाँ पे कास्टेबल अबटमेंट्स लगाऊंगा। दीज आर कास्टेबल अबटमेंट्स और ये मैंने नॉन हेक्स्ड लिए। ये नॉन हेक्स्ड क्यों लिए? क्योंकि मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। हेक्स भी ले सकता हूँ, हेक्स ऑब्वियसली अच्छी होती, लेकिन उसमें कुछ भी माइनर एरर होता है तो दिक्कत हो जाती है काफ़ी बड़ी और हमारी अबटमेंट बिल्कुल ख़राब जा सकती है। एंड अगर आप हेक्स्ड आपने तब लेनी है जब आपके सिंगल क्राउन हो, लेकिन अगर आप दो इम्प्लांट को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप नॉन हेक्स ले सकते हो, लेकिन दो हेक्स बेटर होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिव होती हैं। तो ये मैंने अगेन इसको पैटर्न रेजिन से कनेक्ट कर दिया। आप देखते जा रहे हैं कि कैसे मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, बस आर्बिट्ररीली मैंने बिल्ड कर दिया इसको पैटर्न रेजिन से। अब मैं इसको खोल लेता हूँ क्योंकि अभी ये ऊपर से तो ठीक से हो गया है, लेकिन नीचे से ठीक से मर्ज नहीं हुआ होगा, एक कॉनकेव सरफेस बन गया होगा। मेरे को वो कॉनकेव सरफेस नहीं चाहिए, तो मैंने ये गम फॉर्मर को हटा देता हूँ। अब ये देख सकते हो इसके नीचे की साइड भी मैं यहाँ पे डालूंगा। एक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, कहीं पे भी कोई स्टेप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप बनेगा तो वहाँ पे फूड लॉजमेंट्स होने लग जाएंगी, जिसके कारण आगे फ्यूचर में इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो ये मैंने बिल्कुल एक स्मूथ ट्रांजिशन करने के लिए यहाँ पे भी मैं सारा पैटर्न रेजिन ऐड करना। एंड घबराइए नहीं, ये काम आपने नहीं करना होता, ये लैब ने करना होता है। एक आपने बस एक अच्छी लैब चूज़ करनी है। मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ कि भाई व्हाट लैब गाई डूज, और अच्छा लैब गाई इससे मेरे से तो बहुत काफ़ी सुंदर ही काम बना के देता है। मेरा तो बस काम चला रहा हूँ मैं। नाउ आई विल अगेन सीट, मैं दोबारा से इसको स्क्रू कर देता हूँ, इतने मीन वाइल इट सेट। अब मैं इसको एक ऐसी शेप देने वाला हूँ कि जिसके बाद सिर्फ है ना पोर्सलिन लेयरिंग की जगह रह जाए, बाकी सारी की सारी चीज़ मैं ट्रिम कर दूंगा। तो मैं पहले फ्रंट से ट्रिम कर रहा हूँ क्योंकि ये बाहर लेबियली इंक्लाइंड थे, तो मेरे को बाहर से बहुत कुछ ट्रिम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मेरी जो वाइट कलर की जो कास्टेबल अबटमेंट थी वो भी साथ के साथ ट्रिम होती जा रही है। टू प्लेन में जैसे हमारा नॉर्मल दांत होता है, ताकि एक बिल्कुल सिमिलरली नेचुरल जैसा दांत बन सके, तो आपने उतना करना। आपने इमेजिन करना है कि पोर्सलिन के बिना एक फ्रेमवर्क नीचे से कैसा दिखने वाला है। एंड आपने लैब वाले को ये काम देना है, और वैसे तो कुछ नहीं देखना, बस आप ये प्रोसेस देखिए कि हाउ दे डू। मैं ये सारा काम इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मुझे करने में मज़ा आता है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तब ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके पास एक अच्छी लैब सपोर्ट ना हो। जैसे मेरे पास एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कई बार डॉक्टर्स आ जाते हैं, या कोई ऐसी कंट्री से डॉक्टर्स आते हैं इम्प्लांट सीखने के लिए जहाँ पर लैब सपोर्ट नहीं होता, जहाँ पे 100-200 ही डेंटिस्ट है कंट्री में, तो एक अच्छी लैब सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिलती है। तो उनको ये सब काम करना मैं सिखाता हूँ ताकि वो अपनी लोकल लैब से भी एक काम को डिलीवर कर सकें। अब ये देख सकते हैं मैंने उसको काफ़ी पतला कर दिया है, एंड अब मैं इसको यहाँ से भी कर रहा हूँ। यहाँ से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट विल गोज इनटू द जिंजाइवा। तो ये एक बहुत पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कोई फूड एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, और कन्वेक्स होना चाहिए, कनकेव नहीं होना चाहिए, ताकि इसको ईजी टू क्लीन हो और उसके नीचे फूड एंट्रैपमेंट ना हो। सो यू हैव टू, तो ये सारी चीज़ें आपने लैब से आस्क करनी है।
अब मैं इसको फिनिश करता जा रहा हूँ। नाउ अब क्या हुआ कि मैंने आँख बंद करके डाल दिया था नीचे पैटर्न रेजिन। अब ये इसके साथ सीट नहीं होगा गम फॉर्मर के अंदर से, तो मेरे को और इसको स्मूथ करना है, पतला करना है। तो दैट्स वाई मैं दोबारा गम फॉर्मर लगा के एक बार चेक करूँगा कि वेदर इट इज़ इंसर्टिंग स्मूथली और नॉट। तो मैं देखता हूँ, अब मैं इसको लगाऊंगा और स्क्रू डाल के देखता हूँ। एंड आई थिंक ये इसके अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि अभी ये नीचे से काफ़ी मोटा है एंड हमारा जो गम है वो उसको सीट नहीं होने देगा। सिमिलरली माउथ में भी सीट नहीं होने देगा। तो दैट्स वाई मैं इसको स्मूथ करना है और थोड़ा सा थिन आउट करना है फ्रॉम द पार्ट दैट विल गो इनटू द जिंजावा। यानी मुझे जो जिंजावल पार्ट है, जिसको हम नॉर्मल अबटमेंट जो हमारी इम्प्लांट कंपनी देती है, जिसको GH कहते हैं, उसको और पॉलिश करना है एंड उसको थोड़ा सा स्मूथ करना है, शेप देनी है। मैं ये यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अपने टीथ की शेप दे रहा हूँ हल्की हल्की, ताकि जैसी मैं मेटल फ्रेमवर्क में चाहूँगा, ताकि ये एक अच्छा पोर्सलिन, क्योंकि अगर मेटल फ्रेमवर्क के अंदर स्पेस नहीं होगा तो एक अच्छा पोर्सलिन की लेयरिंग नहीं करी जा सकती। तो मेटल फ्रेमवर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सब काम करने के बाद मैं इसको पहले अच्छे से क्लीन करता हूँ सोप के अंदर ब्रश से, फिर उसके बाद क्लोरहेक्सिडीन में डिप करके रख देता हूँ थोड़ी देर। जब ये क्लीन हो जाता है तो अब मैं हीलिंग अबटमेंट रिमूव करूँगा एंड फिर अब उस फ्रेमवर्क को ये चेक करना है कि अब हमारा जो इंप्रेशन है वो 100% करेक्ट है या नहीं है। अगर अब ये स्क्रूज चले गए तो नाउ आई नो दैट मेरा जो इंप्रेशन है वो करेक्ट है। इसको हम जिग ट्रायल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक बार मेटल में ये तब्दील हो गया तो फिर तो हमारी अबटमेंट्स खराब हो गई हैं। तो ये स्क्रू हो गया है अच्छे से एंड दैट्स अ गुड थिंग। बाकी काम छोटी मोटी कमियां हैं वो लैब वाला पूरा कर लेगा अपना। अब जैसे पैलेटली इसके अंदर और ट्रिम करना है, मैं एक्सरे भी लेके चेक कर रहा हूँ कि मेरे जो अबटमेंट्स है वो प्रॉपरली सीट हुए हैं या नहीं हुए हैं एंड दे आर सीटेड प्रॉपरली। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद हीलिंग अबटमेंट्स अपने दोबारा लगा देंगे। नाउ मैं अब एक वैक्स बाइट भी ले रहा हूँ ताकि जो हमारा टेक्नीशियन है वो इसको आर्टिकुलेट करके हमारे को एक प्रोसेस डिलीवर कर सके। ये मेरी आलू वैक्स है जो ये आप ग्रे कलर की देख रहे हो। मॉडलिंग वैक्स से बेटर रहती है बाइट लेने के अंदर एंड आपको ये ध्यान रखना बाइट प्रॉपर आए, नहीं तो आप को दिक्कत आ सकती है। फिर मैं इसको अपनी हीलिंग अबटमेंट्स को दोबारा खोल लेता हूँ। कई बार ये टॉर्क रेचेट से खोलनी पड़ती है, फिंगर से नहीं खुल पाती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ, एक डर तो होता है कि अब ये दोबारा से सीट हो जाए। कई बार लैब इस स्टेप के बाद भी गड़बड़ कर सकती है। नाउ अब जैसा मैंने पहले बताया था कि होल्स इन फ्रंट है लेकिन पेशेंट की स्माइल लाइन बिल्कुल नीचे है, तो फिर मेरा काम चल गया। नाउ आई हैव स्क्रूड इन और जो होल्स है मैं कंपोजिट से इसको बंद कर रहा हूँ। ये एक डिज़ायरेबल रिजल्ट मेरे को दे रहा है। पेशेंट खुश है अपनी एस्थेटिक से, फेस से। लेकिन जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये होल्स फ्रंट में नहीं होने चाहिए थे। एक बार जब ये कंपोजिट हो जाएगा वी विल फिनिश द एक्स्ट्रा टॉप पार्ट। आपने ये पोस्टीरियर में सेम स्टेप्स करने हैं जो मैंने इंटीरियर में आपको करके दिखाए हैं। आपने प्राइमरी इंप्रेशन लेना है, फिर उसके बाद इंप्रेशन कोपिंग को कनेक्ट करके फिर सेकेंडरी इंप्रेशन लेना है, फिर उसके बाद आपने जिग ट्रायल करना है, फिर मेटल ट्रायल करना है एंड फाइनल फॉर लेयरिंग। आप ये सब कर देंगे तो एक स्क्रू रिटेन अच्छी प्रोसेस आप दे सकते हैं जो कि पेशेंट के माउथ में 10 years एंड मोर लास्ट करेगी। Thank you friends, thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos and I will be happy if you leave a comment. Thank you.